गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भाग 9 लेकर आए हैं। इस भाग में हम अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता एवं इसका क्या महत्व है का अध्ययन करेंगे। साथ ही वन संरक्षण के प्रयास अर्थात वन का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, भारत सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? वनों में रहने वाले जीव किस प्रकार से असुरक्षित हैं, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्या कारण हैं और इनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक हैं, अगर ये न रहें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि वनों में वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास पाया जाता है, क्योंकि जो वन्य जीव हैं, जंगली जानवर हैं, इनके लिए वन या जंगल सबसे सुरक्षित स्थान है, क्योंकि वहाँ पर इन जंगली जानवरों को रहने के लिए प्राकृतिक दशाएं उपलब्ध हैं। साथ ही प्राकृतिक तरीके से इनके लिए भोजन सामग्री भी वहाँ उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान समय में मानव अपने जीवन को सुविधा पूर्ण साधन संपन्न बनाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जंगलों का बहुत तीव्र गति से कटाई कर रहा है, जिसकी वजह से वन्य जीवों का प्राकृतिक जो आवास है वो नष्ट हो रहा है। परिणाम स्वरूप वन्य जीव जो हैं वन से निकल करके आबादी की तरफ, गांव की तरफ, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगल से बाहर निकलना इनके लिए अनेक प्रकार से खतरों से भरा है। जंगल से बाहर निकलने पर इनका आसानी से शिकार कर दिया जाता है, जिसके कारण वन्य जो जीव हैं संकट की स्थिति में उत्पन्न हो गए हैं। अगर इसी प्रकार से वन्य जीवों का दोहन होता रहा या वन्य जीवों का इसी प्रकार से उनको मारा जाता रहा, तो आने वाले समय में प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, जो पारिस्थितिक तंत्र है वह बिगड़ जाएगा, वह असंतुलित हो जाएगा, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर मानव को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वन में रहने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट, ये सब मिल करके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और किसी भी परितंत्र में रहने वाला जो जीवित प्राणी है वे सभी एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। वे उस परितंत्र में खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिससे वह परितंत्र चलता रहता है। जैसे जंगल में
एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण है। जैसे किसी भी जंगल में कुछ शाकाहारी जीव रहते होंगे, कुछ मांसाहारी जीव रहते होंगे, कुछ सर्वाहारी जीव रहते होंगे, और वे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर हैं और शाकाहारी जीवों के ऊपर मांसाहारी जीव निर्भर हैं। इस तरह से सभी जीव जो हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और वह निर्भरता खाद्य जाल का निर्माण करता है। अगर बीच से किसी एक को हटा दिया जाए, जैसे शाकाहारी जीवों को मान लीजिए हटा दिया जाए, तो मांसाहारी जीव अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आने वाले दिनों में उनकी संख्या भी समाप्त हो जाएगी। या पेड़ पौधों को ही हटा दिया जाए, मान लीजिए जंगल से सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएं, तो निश्चित है कि जंगल में जितने भी शाकाहारी जीव हैं पहले वो मर जाएंगे। जब शाकाहारी जीव मर जाएंगे तो मांसाहारी भी मर जाएंगे। इस तरह से पूरा जो परितंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाएगा, अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी, जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, या कहा जाए जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जंगल में सबसे पहले जंगल का रहना जरूरी है। जंगल के साथ साथ जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का भी रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जंगली पौधे ऐसे हैं जिनका प्रजनन या जिनसे नए वनस्पतियों का विकास पशु या पक्षियों के द्वारा ही होता है। जैसे बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो कि वृक्षों के या पौधों के फली को खाते हैं और उनके पेट के अंदर उस बीजों का पाचन होता है, बीजों के ऊपरी आवरण का पाचन होता है। इसके बाद मल द्वारा जब वह बाहर निकलता है तो वह बीज अंकुरित होता है। अगर सीधे वह बीज गिरे तो उसका ऊपरी आवरण जो है नष्ट नहीं होगा या जल्दी वो गलेगा नहीं गलेगा तो बीजों का अंकुरण भी नहीं होगा। जैसे कौवा ले लीजिए, कौवा पीपल और बरगद के फलों को खाता है। इसके बाद उनके बीज उसके पेट में फर्टिलाइजर होते हैं। उस बीजों का ऊपरी खोल जो है कौवे के पेट में एक तरह से कहा जाए गल जाते हैं, जिसके बाद मल के द्वारा जब वह बीज बाहर आता है तब वह आसानी से अंकुरित हो जाता है। अगर कौवा पक्षी न रहे तो इन पौधों के वृक्षों का जो प्रजनन है वो नहीं हो पाएगा या नए वृक्ष नहीं उग पाएंगे। इसी तरह से और बहुत सारे वृक्ष हैं जो जीवों से ही उनका जो वंश है आगे बढ़ता है। तो इसलिए वन्य जीव का संरक्षण जरूरी है। वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से प्रयास जारी हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे वन्य जीव संरक्षण की जा रही है। भारत में भी 1952 में वन नीति की घोषणा की गई। 1952 में वन नीति की घोषणा की गई और इस नीति में 1986 में पुनः संशोधन किया गया। इस नीति का या भारत में जो वन नीति बना गई, इसका मुख्य उद्देश्य कि भारत के वन आवरण को बढ़ाना है।
भारत के कुल भौगोलिक भूभाग के 33% से अधिक भाग पर वन क्षेत्र का विस्तार करना है, ताकि वन में रहने वाले जो जंगली जानवर हैं वो भी सुरक्षित रहें। वन्य जीव संरक्षण के लिए विश्व भर में अनेक युक्तियों को अपनाया गया है, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। जैसे वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, चिड़ियाघरों की स्थापना तथा संकटग्रस्त पशु पक्षियों के प्रजनन केंद्रों की स्थापना। अर्थात बहुत सारे ऐसे संकटग्रस्त पशु पक्षी हैं, जानवर हैं जिनका संख्या लगातार कम हो रहा है, तो इनके प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए या इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जगह जगह प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में विश्व का प्रथम नेशनल पार्क अमेरिका में 1872 ईस्वी में स्थापित किया गया, जिस जंगल में या जहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों को एक तरह से एकदम सुरक्षा प्रदान की गई है। वहाँ शिकार करना पूर्ण से प्रतिबंधित किया गया है। उन स्थानों पर पशुओं को खुले तौर पर चराया नहीं जा सकता। इसी क्रम में भारत में भी वन्य जीव अधिनियम 1972 पास किया गया। भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 ईस्वी में पास किया गया, अर्थात जंगली जीवों को की सुरक्षा के लिए एक नियम बनाया गया कि जंगली जानवरों को कोई मारेगा नहीं, न ही किसी भी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करेगा। इसके लिए नियम बनाया गया है। साथ ही प्रथम नेशनल पार्क भारत में जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1936 में की गई। इसके अलावा संकटग्रस्त पशु बाघ के संरक्षण के लिए हमारे देश में इन्हें बल्कि दुनिया भर में से बाघ जो है विलुप्त प्रजाति के कगार पर पहुंच गया है, जो कि काफ़ी समस्या का विषय है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए विभिन्न देशों में योजनाएं चलाई गई हैं। हमारे देश में 1973 में बाघ परियोजना का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य बाघों को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी गिनती कर उनके प्रजनन दर को बढ़ाना है। इसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना का निर्माण किया गया है, जो 1973 से चलाई जा रही है। इसके अलावा अब आते हैं वन संरक्षण के प्रयास। वन संरक्षण के प्रयास, वन सुरक्षित रहेंगे तो हमारे जंगली जीव भी सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि वन ही वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैं। जब उनके आवास सुरक्षित रहेंगे तो वो वहाँ पर आसानी से सुरक्षित रहेंगे या बने रहेंगे। तो बताया गया जैसा कि 1992 वन संरक्षण नीति बनाई गई, जिसमें 1986 से भी संशोधन किया गया। इस नीति का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना या वृक्षों का या जंगलों का सुरक्षा करना है। साथ ही भारत सरकार का यह प्रयास है कि कुल भूमि के 33% भाग पर वन क्षेत्र को लगाना है। इस तरह से भारत का जो वन नीति है वन क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर की गई है। अब आते हैं मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ नियंत्रण को रोकने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। जो वन नीति बनाई गई है इसके द्वारा मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास, बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो भाई मिट्टी का कटाव नहीं होगा, वन का विस्तार होगा
मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष जो हैं अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़े रहते हैं और उनको कटने से रोकते हैं। इसके अलावा बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, पेड़ पौधों को लगाया जाता है, वन आवरण बढ़ाया जाता है, जिससे जल का रफ्तार जो है धीमा हो जाता है और बाढ़ नियंत्रित हो जाता है। और मरुस्थलीकरण को भी नियंत्रित किया जाता है। वृक्षावरण से मरुस्थलीकरण जो है होता है, क्योंकि वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं और बरसात होती है, और बरसात जहाँ होगा, अधिक मात्रा में बरसात जहाँ होगा, वहाँ पर मरुस्थलीकरण कम हो जाएगा। इसके बाद हमारी वन नीति के बाद 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की स्थापना की गई, या वन महोत्सव मनाया गया, जिसके जो वन महोत्सव के संस्थापक की तरह से कहा जाए, उस समय केंद्रीय मंत्री के मुंशी के नेतृत्व में वन महोत्सव प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा तथा पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना है। इसके लिए प्रतिवर्ष आज भी 1950 से लेकर के आज तक प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, और इस बीच में भारी संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है। इसके बाद 1965 में वन आयोग की स्थापना की गई, जिसमें वन संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। 1965 में वन आयोग की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से वन संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इस आयोग के माध्यम से यह आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है कि कितने भाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है और वन क्षेत्र का विस्तार कैसे किया जा सकता है, लोगों को जागरूक कैसे किया जा सकता है। इसके लिए वन आयोग की स्थापना की गई है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है। इसके लिए वन संरक्षण का प्रयास जो किया गया, इसके लिए वन संस्थान या वन अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना जो देहरादून में की गई है, इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस, वन संरक्षण के प्रयास में पहला प्रयास यह भी है, या एक प्रयास यह भी है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे लोगों में जन जागरूकता उत्पन्न हो, लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न हो, पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर जन सहयोग की भावना विकसित हो, जिससे भारी मात्रा में पेड़ पौधों का रोपण किया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जाए। इसके बाद 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन की स्थापना की गई, जो वन संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। ग्रीन इंडिया मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन का उद्देश्य वनावरण में वृद्धि करना है, मतलब पेड़ पौधों के रोपण में, जंगल के विस्तार में बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे ग्रीन इंडिया मिशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, साथ ही वन संरक्षण का प्रयास किस प्रकार से किया गया या किया जा रहा है, वन क्षेत्रों को कैसे बढ़ाया जा रहा है, यह सरकार का कौन कौन सा प्रयास है। बस इस क्लास में इतना ही।
अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।